हेलो स्टूडेंट्स। आपने देखा था डीपीपी 2 का सलूशन जो था क्वेश्चन नंबर 31 तक आपको मिल गया था, 21 तक मिल गया था। तो हम 22 से डिस्कस करने जा रहे हैं। टोटल को ऑलरेडी पता है कि 45 क्वेश्चंस हैं, तो हम 22 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 22 में क्या करना है कि कुछ कॉम्प्लेक्सेस गिवन है और कॉम्प्लेक्सेस में आपको बताना है कौन कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जैसे कॉम्प्लेक्सेस का नंबर यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन में कितने हैं। अराउंड इसमें क्वेश्चंस का नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 में टोटल बताना है कितने ऑप्टिकली एक्टिव है। बस ऑप्टिकली एक्टिव देखने के लिए हमें दो चीजें देखनी होती है मेनली। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री, और ऑल्टरनेटिंग एक्सिस सिमेट्री ये भी है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब जरूरत होती है। यहाँ पर आप सिर्फ एक ही चीज चेक कर ले, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं तो समझ जाइए ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जब ऑक्टाहेड्रल, देखिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हो ही जाएगा जब तक कि लिगेंड ही कायरल ना हो जाए। तो मेनली ऑप्टिकल आइसोमरिज्म देखने को मिलेगा हमें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कि वहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, या फिर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में एक मैं आपको मेथड बता रहा हूँ कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आपको देखना होगा कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होगा उसमें आपको 5 प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक कर लेने हैं। इस सेंट्रल मेटल लगा हुआ है, 5 प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करिए, आपको आइडिया लग जाएगा। 5 चेक करने होते हैं। तो उसमें पहला प्लेन ऑफ सिमेट्री आप ऐसे चेक कर लें डायगोनल के थ्रू। देखिए क्या डायगोनल के थ्रू प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है। एक डायगोनल हो गया, दूसरा डायगोनल हो गया, ठीक है। और ऐसे ही ये भी ऊपर से देख लीजिए प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ भी चेक करना है। 3 तो ये हो गए, ठीक है, 3 हो गया और चौथा ये हो गया। तो 4 तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ये हो गए। फिर से बता रहा हूं मैं, फिर से देखिए आप, फिर से मैं बना के कर दे रहा हूँ कि एक चीज समझ लेंगे आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, 6 लिगेंड लगे होंगे। तो एक आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करना है, ये डायगोनल से चले गए, यहाँ से चले गए, फिर जो लिगेंड ऊपर नीचे लगे हैं इनको मेटल के साथ कट करिए, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है। नंबर 3, नंबर 4 ये हो सकता है। और एक जो लिगेंड लगे हुए हैं, यहाँ पर लिगेंड लगे हुए हैं, दोनों ऊपर नीचे छोड़ के जो ये लिगेंड लगा हुआ है, इस लिगेंड के प्लेन से अगर ऊपर नीचे लिगेंड हटा दे तो बीच में स्क्वायर बचा। स्क्वायर के प्लेन से हम अगर कट करें, स्क्वायर के प्लेन से, तो 5 आपको चेक करने हैं। 5 ये चेक करेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। इन पांचों में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलता है, आपको 5 प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करने हैं, तो समझ जाइए कि ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा ये, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, दो ये दो डायगोनल के थ्रू हो गए, बीच से ऊपर नीचे हो गया, और एक हो गया लिगेंड जिसमें चारों हमने एल दिखा दिए हैं। ऊपर आप ऊपर भी एल दिखा दीजिए, जो स्क्वायर प्लेनर वाला ऊपर नीचे के लिगेंड हटा दो तो बीच में स्क्वायर शेप बचा। स्क्वायर के थ्रू जो जाएगा प्लेन, उस प्लेन में अगर आप देखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। और और ये भी जान लीजिए कि अगर 3 बाइडेंटेड लिगेंड लगे हुए हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, जैसे इथाइलिन डायमाइन है होल थ्राइस हो गया, या ऑक्जेलेट होल थ्राइस हो गया, 3 बाइडेंटेड लिगेंड लगे हुए हैं तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता ही नहीं है। बाइडेंटेड लिगेंड 3 लगे हों, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए 6 लिगेंड चाहिए, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, फिर बिल्कुल नहीं होगा। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। फर्स्ट वाले केस में देखेंगे क्या हो फर्स्ट वाले केस में क्या होता है। अच्छा आपको बता दें, ट्रांसफॉर्म में प्लेन ऑफ सिमेट्री के चांस ज्यादा होते हैं, सिस फॉर्म में कम होते हैं। तो जैसे पहला वाला केस है, फर्स्ट वाला केस देखेंगे तो इसमें क्या होगा, अगर इसका ट्रांसफॉर्म हम बना लेंगे, ट्रांसफॉर्म जैसे बनाएंगे तो ट्रांसफॉर्म में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल आएगा। कैसे निकल आएगा, देखिए ए वाले में 2-4 डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। एक इथाइलिन डायमंड हमने इधर लगा दिया और एक इथाइलिन डायमंड हमने इधर लगा दिया। सेंट्रल मेटल इसमें कौन सा है, सेंट्रल मेटल यहाँ पर कोबाल्ट है, ये लगा दिया, कोबाल्ट लगा दिया। और ऊपर नीचे क्या लगाना है हमें, ऊपर नीचे हमने लगा दिया है सपोज ClBr। तो इसमें देखिए ये ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म में तो सीधी सीधी बात है, ये हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री देखिए निकल आया, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया है। क्लोरीन और Br के थ्रू कट कर दिया दोनों जो पार्ट है एक दूसरे के मिरर इमेज हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया है, ये ऑप्टिकली क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। बट इसी का हम अगर सिस फॉर्म बना देते हैं, सिस फॉर्म बनाएंगे, सिस फॉर्म में इथाइलिन डायमंड एक तो हमने इधर से लगा दिया कोबाल्ट में और
एक इथाइलिन डायमंड ये लगा दिया और यहाँ पर Cl लगाया और यहाँ पे Br लगाया। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं निकलने वाला किसी कंडीशन में, कहीं से भी कट कर लीजिए। इथाइलिन डायमंड इसमें नहीं निकलेगा, ये ट्रांसफॉर्म था, ये ट्रांसफॉर्म है और ये सिस है। सिस फॉर्म हमारा ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो एक ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। दूसरा जो है बी में देखेंगे, बी में भी जो है हमारा सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। इसमें किसी भी कंडीशन में क्या होगा, आप सिस ट्रांस बना के देख ली तीसरे वाले में ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल आएगी। हमने 5 प्लेन ऑफ सिमेट्रीज आपको यहाँ पर बता रखे हैं ऑलरेडी पहले बिल्कुल बिगनिंग में। अच्छा, अब बात आई इसकी डी की। डी में देखा होगा कि कॉम्प्लेक्सेस में ये हो गया है AB3C3 टाइप का, जिसमें कि आपको देखना होगा, इसमें आपने पढ़ा होगा फेशियल मेरिडोनियल। इसमें दो बनते हैं, फैक्मर, फेशियल मेरिडोनियल और फेशियल मेरिडोनियल दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाता है। इसमें ज्योमेट्रिकल तो हो जाएगा, फेशियल मेरिडोनियल टाइप का काफी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में गिवन है, लेकिन इसमें ऑप्टिकल नहीं हो पाएगा। अच्छा, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। ई में कितना हो जाएगा, 3 बाइडेंटेड लिगेंड लगे हैं। इसमें क्या है, निकल जो होता है, इनफैक्ट निकल के साथ डायमिथाइल ग्लाइक्साइम का जो कॉम्प्लेक्स होता है, ये स्क्वायर प्लेनर है, और स्क्वायर प्लेनर तो सोचना ही नहीं है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, लेड के साथ EDTA लगा हुआ है, और ये तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगेन यहाँ पर 2 ऑक्सलेट और तीसरा डायमेथाइल गैलेक्साइम, 3 यहाँ पर बाइडेंटेड लिगेंड हो गए तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। लास्ट में फिर से 3 बाइडेंटेड लिगेंड हो गए तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। इसमें टोटल ऑप्टिकली एक्टिव नंबर कितना हो गया है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये तो एक्टिव नहीं होगा, फेशियल मेरिडोनियल बताया था इसमें होगा। 6 टोटल ऑप्टिकली एक्टिव हो गए हैं। अब जरा इसमें देखते हैं ये 2 कॉम्प्लेक्सेस गिवन है, इन कॉम्प्लेक्सेस में क्या देखना है हमें, क्रोमियम और कोबाल्ट और क्रोमियम के कॉम्प्लेक्सेस गिवन है, और इसमें क्या बताना है आपको, ऑक्सीडेशन नंबर, द सम ऑफ, अच्छा कोबाल्ट और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर का सम बताना है। तो देखिए अमोनिया तो न्यूट्रल लिगेंड, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड, कोई चार्ज नहीं होगा, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर x मान लेते हैं तो x हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए सिंपल, ये तो सोल्यूशन गिवन है, x गिवन है। अच्छा, दूसरा पॉइंट है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर y ले लेते हैं, तो क्योंकि होल थ्राइस है तो होल थ्राइस हो जाएगा, 3y हो जाएगा। क्लोरीन कितने हैं, 4 है, इंटू 3, तो -4 इंटू 3, टोटल मिला के 0 होना चाहिए, तो x प्लस 3y इक्वल टू 12 हो गया। यहाँ पे एक इक्वेशन हमारे पास आ गई, बहुत सिंपल सी चीज है ये, कि x प्लस 3y इक्वल टू 12 आ गया। फिर से बता रहा हूँ यहाँ पर ऐसा क्यों है, देखिए अमोनिया न्यूट्रल है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर हमने x ले लिया है, ओके। अच्छा, अमोनिया न्यूट्रल है तो 0 हो जाएगा। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना कर दिया है, y ले लेते हैं, लेकिन क्रोमियम वाला पूरा होल ब्रैकेट थ्राइस है, तो क्रोमियम 3y हो जाएगा। अच्छा, क्रोमियम के साथ अमोनिया वो भी न्यूट्रल है, लेकिन क्लोरीन 4 है, तो एक क्लोरीन पे -1 चार्ज है, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। x प्लस 3y इक्वल टू 12 हो गया। अब हमें देखना है x और y की क्या वैल्यू हो सकती है। देखिए क्रोमियम का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कॉमन +2 भी होता है, +3 भी होता है। अगर आप क्या करेंगे, इसमें कोबाल्ट का +2 रखेंगे, +3 रखेंगे, तभी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं होगी। आराम से इसमें वैल्यू रख के देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया, कोबाल्ट +2 में है और क्रोमियम यहाँ पर +3 में है, और क्रोमियम के कॉम्प्लेक्सेस वैसे भी +3 में ही होते हैं नॉर्मल, तो आप y की वैल्यू पहले से भी रख दें, y की वैल्यू अगर रख देंगे यहाँ पर 3 रख देंगे तो x की वैल्यू तो आपको मिल जाएगी आराम से। ठीक है, ये x प्लस 12 है, ये x प्लस 12, ठीक है, ये प्लस है इनफैक्ट, x प्लस 3y, सॉरी x प्लस 3y -12 होगा इधर, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -12 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज यूज dz ऑर्बिटल इन देयर हाइब्रिडाइजेशन। अब हम dz ऑर्बिटल देख ले कहाँ कहाँ यूज होता है, सिंपल सी बात है, dz ऑर्बिटल कहाँ कहाँ यूज होता है, dz स्क्वायर कहाँ यूज होता है, तो ये हमें जानने की जरूरत है। जरा देखते हैं dz कहाँ कहाँ यूज होता है। एक तो देखिए sp3 तक तो p केवल आया, sp3d में हमारा जो यूज होता है dz स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर dsp2 में लेते हैं तो यहाँ dz स्क्वायर नहीं होता, ये dx स्क्वायर ये होता है, -y स्क्वायर वाला यूज होता है। ठीक है, अच्छा अब कहाँ होता है sp3d2, sp3d2 में भी कहाँ होता है, एक होता है d स्क्वायर -y स्क्वायर, दूसरा होता है dz स्क्वायर, तो यहाँ भी dz स्क्वायर यूज हो जाएगा। तो मेनली हमें दो जगह देखना है dz स्क्वायर कहाँ यूज हो रहा है, और sp3d3 वाला केस भी होता है, लेकिन आपके पास यहाँ तो एग्जांपल उसका है नहीं। तो एक तो हमारा sp3d होगा तब यूज होगा, या sp3d2 होगा, बस यही यूज होना है। ठीक है, dz स्क्वायर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
निकल का कॉम्प्लेक्स है, देखेंगे निकल बहुत सिंपल है, बहुत बार कर चुके होंगे आप लोग ये निकल वाला। निकल का कॉम्प्लेक्स है, निकल पे +2 चार्ज है, +2 के अंदर D8 हो जाएगा, D8 है तो निकल का +2 D8 के साथ में है, तो क्या होगा आपका, देख लेंगे इसमें क्या हो जाएगा, आप देखेंगे D8 का मतलब हो गया S2D8, तो ये DsP2 कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर हो गया, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर DsP2 हो गया, तो इसमें हमारा DZ² नहीं यूज होगा, इसमें यूज होता है D² माइनस Y² यूज होता है। कोबाल्ट के साथ ब्रोमीन का ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसमें sp3 हो जाएगा। अच्छा, अमोनियम क्लोराइड में देखेंगे, अमोनियम क्लोराइड को तोड़ दीजिए, अमोनियम क्लोराइड को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका NH4+ Cl - NH4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। XCF4 एक केस है D वाला, XCF4 को देखेंगे तो XCE में 4 फ्लोरीन लग गए हैं, 4 फ्लोरीन लगने के बाद 4 इलेक्ट्रॉन्स के यूज हो गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 लोन पेयर बचेंगे, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3D2 हो जाएगा। जब D2 हो गया है तो इस D2 में एक DZ² होगा, दूसरा D² माइनस Y² हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आ गया है, ये पहला आंसर हो गया हमारा, डी हो गया है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्रोमियम, यहाँ पर फिर से 6 लिगेंड लग गए हैं, 6 लिगेंड लग गए तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो सिंपल सी बात है, एक D² Y² माइनस और दूसरा DZ², तो यहाँ पे DZ² यूज हो जाएगा। हाँ, अमोनिया का जो लिगेंड, अमोनिया का कॉपर का अमोनिया के साथ ये जो टेट्रा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है अमोनिया के साथ, अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये भी आपको पता होगा, इसमें कॉपर D9 होता है और एक इलेक्ट्रॉन आगे प्रमोट हो जाता है, आपने पढ़ा होगा पूरा डिटेल में। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन, इसका शेप होता है स्क्वायर प्लेनर, इसका शेप स्क्वायर प्लेनर है, और स्क्वायर प्लेनर है तो क्या हो जाएगा, ये आपका वो हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर एंड क्या हो जाएगा, DsP2 हो जाएगा। यही इसमें भी है, क्या है, निकल का जो साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स है, इसमें पेयरिंग हो जाती है, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, इस केस में निकल में पहला वाला जो था एग्जाम्पल, उसमें भी पेयरिंग हो जाती है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स से DsP2 हो जाएगा। अच्छा, FeF6 3-, तो Fe का आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर G वाले केस में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +3, आयरन +3 का मतलब होता है S2D6 था, तो S0D5 बचेगा, D5 का मतलब है, हाँ D5 में अब क्या है 1 2 3 4 5, तो आयरन के साथ जो लिगेंड लगा है ये आपका तो वीक लिगेंड है, लेकिन 6 लिगेंड लगे हैं, तो ऑफ कोर्स G में जो इसमें क्वाड्रेशन नंबर 6 है तो हो जाएगा sp3D2 हो जाएगा। sp3D2 में अगेन आपका D यूज हो गया, D² Y² और DZ² यूज हो गया, तो यहाँ पर भी आपका ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। I3- आपको पता है I3- में एक I होता है, दूसरा I होता है, तीसरा जो होता है I- जो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है। सेंट्रल आई के पास 3 लोन पेयर होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, आपको पता होगा, ये बिल्कुल वैसा हो गया XCF2 जैसा हो गया, तो यहाँ पर सेंट्रल आयोडीन के पास 3 लोन पेयर हैं और बाहर नेगेटिव चार्ज, चलिए बाहर ब्रैकेट के बाहर दिखा देते हैं, सेंट्रल आयोडीन के पास 3 लोन पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन का हो जाएगा sp3D, और sp3D में जो यूज होता है वो DZ² ही होता है, ये आपने पढ़ रखा होगा, ये सब केमिकल बॉन्डिंग के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, तो आपने देख लिया कितने में DZ² काउंट कर सकते हैं, ठीक है, टोटल 4 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 25 में हमें देखना है फाइंड टोटल नंबर ऑफ NCRO बॉन्ड एंगल्स इन ट्रिस ग्लाइसिनेटोक्रोमियम 3, तो इसमें NCRO एंगल बताना है, तो सिंपल से बात है, जरा इसमें देखेंगे हम NCRO एंगल, जैसे यहाँ पर एक N ये वाला कोई भी N पिक कर लीजिए, NCRO एक इस N का देखेंगे तो NCRO एक हो गया, NCRO इस वाले नाइट्रोजन के 3 हो गए NCRO एंगल, इस नाइट्रोजन के भी 3 हो जाएंगे NCRO, इस नाइट्रोजन के भी 3 हो जाएंगे, तो तीनों नाइट्रोजन के NCRO एंगल 333, टोटल कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, बहुत आसान है, आसानी से कर सकते हैं, तीनों नाइट्रोजन को पिक करिए, 3 नाइट्रोजन है, इसके 3 बनेंगे, इसके 3 बनेंगे, इसके 3 बन जाएंगे, टोटल होगा कितने 9 हो जाएंगे। ओके, यहाँ पर क्या करना है हमें, क्वेश्चन नंबर 26 जो है हमारा 26 जो क्वेश्चन नंबर है, इसमें हमें देखना है, ये क्वेश्चन देखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y वेयर x and y इंडिकेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन HX Fe CO4 एंड HYReCO5, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो हो रहा है, ये हमें बताना है, इफेक्टिव एटॉमिक रूल फॉलो हो रहा है। चलिए एक मेथड तो इसमें गिवन है, एक सिंपल मेथड बता रहा हूँ, क्या होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का मेथड, ये होता है कि हमारे पास होता है एटॉमिक नंबर Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है, ये हमारा फार्मूला है। Z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, ON इज द ऑक्सीडेशन नंबर,
और 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ये फॉर्मूला होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का। आयरन का ऑक्सीडेशन, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है, 26 है, इसका एटॉमिक नंबर 26 है। इससे जो नियरेस्ट गैस है वो क्रिप्टन है, क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर क्रिप्टन 36 होता है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फॉलो होने का मतलब है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आयरन का 36 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम 36 रख देंगे, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 26 है, माइनस इसका हाइड्रोजन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एज कम्पेयर टू मेटल, हाइड्रोजन यहाँ माइनस की स्टेट में होगा, हाइड्रोजन पे -1 चार्ज होना चाहिए, ठीक है, जितना भी है, एक हाइड्रोजन -1 होगा, तो अब x की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हम मान लेते हैं माइनस, ब्रैकेट में रख देते हैं -x, ये तो हो गया हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है देखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर है 4, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब ये हो गया 8। तो आप सॉल्व कर सकते हैं, 36 हो गया, इधर हो गया 26 प्लस x हो गया प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, ये 8 इधर लाएंगे तो हो गया 36 में से 8 गया, बचा 28, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से आ गई है 2 आ गई है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, इसका मतलब हाइड्रोजन 2 हो गया है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्यों फॉलो करा रहे थे, हाइड्रोजन से नियरेस्ट जो है वो क्या है, क्रिप्टन है। अगला जो मेटल गिवन है कॉम्प्लेक्स, अगला कॉम्प्लेक्स जो गिवन है उस कॉम्प्लेक्स में जो मेटल है वो रीनियम है, ठीक है, रीनियम जो है, रीनियम का एटॉमिक नंबर होता है 75, और रीनियम से जो नियरेस्ट गैस होगी इसका एटॉमिक नंबर जो होता है, इसका एटॉमिक नंबर 75 होता है। इससे नियरेस्ट गैस कौन सी होगी, 86 होगी, रेडॉन, रेडॉन होगी 86, रेडॉन 86 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की वैल्यू जो है यहाँ पर अगर फॉलो कर रहा है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब हो जाएगा इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो जाएगा 86 इक्वल टू इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 75। हाइड्रोजन यहाँ भी नेगेटिव में ही होगा क्योंकि मेटल के साथ हाइड्रोजन नेगेटिव होगा, हाइड्राइड के फॉर्म में होगा। तो कितना हाइड्रोजन होगा देखते हैं, हाइड्रोजन का यहाँ मान लेते हैं हाइड्रोजन का नंबर y है, तो माइनस वाई प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पर क्योंकि 5 लिगेंड लगे हुए हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड मोनोडेंटेड लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हुआ, और 5 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप सॉल्व कर लेंगे तो ये 86 हो गया, ये 75 प्लस एक्स वाई हो गया और प्लस 10 हो गया है, ठीक है, प्लस 10 हो गया है। 10 को उधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 76 और 75 वाई इक्वल टू 1 आ गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर 1 है और पहले वाले केस में हाइड्रोजन का नंबर 2 था, तो x प्लस वाई की वैल्यू जो निकल के आएगी दैट इज 3, ठीक है। इस तरह सॉल्व कर लेंगे। एक मेथड इसमें और गिवन है वो भी आप देख सकते हैं, हमने बताया कॉमन मेथड जो बुक्स में गिवन रहता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का मेथड यही होता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है सेंट्रल मेटल का एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, CN इज कोऑर्डिनेशन नंबर C.N, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे मैं ये क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर करेक्ट, ठीक है, आप काउंट कर लीजिएगा, मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें देखते हैं, पहला है मैग्नीशियम एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा है, ये बताया गया है। तो मैग्नीशियम आप देखते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो होता है पीरियड में इधर घटता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर आप पीरियड में जाएंगे तो घट जाएगा, ग्रुप में नीचे बढ़ जाएगा। पीरियड में आप खुद से जज कर सकते हैं आसानी से, आपको ट्रेंड नहीं भी याद बना लीजिए कि पीरियड जैसे सेकंड पीरियड में जाएंगे लेफ्ट टू राइट तो लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, मेटल से जाके उधर सब नॉन मेटल होते चले गए। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर पीरियड में घटता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो पीरियड में घट जाता है इधर डिक्रीज करेगा, नीचे इंक्रीज करेगा। तो मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा, घटेगा। तो मैग्नीशियम का ज्यादा है, ये बात ट्रू है। बी अगर आए एल्यूमिनियम गैलियम, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैलियम से ज्यादा है, ये बात ट्रू होनी चाहिए थी क्योंकि पीरियड में बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, इनफैक्ट होता क्या है नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, घटती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, गैलियम के जस्ट पहले 3D की फिलिंग हो चुकी है, 3D 10 हो चुका है, ये 3D भर चुके हैं गैलियम, गैलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 31 होता है। तो गैलियम में 3D की फिलिंग हो चुकी है और डी इलेक्ट्रॉन के पुअर शील्डिंग की वजह से इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, इसलिए एल्यूमिनियम से गैलियम तक जाने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है और साइज भी कम हो जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इसी शीट में एक बार और प्रेजेंट था, क्वेश्चन नंबर जो हमने पहला डिस्कशन किया था 1 से लेकर 21 तक, उसमें इसको हमने बताया था। तो यहाँ पर पुअर शील्डिंग ऑफ डे इलेक्ट्रॉन आ गई है, ये चीज आपको पीरियोडिक टेबल में अच्छे से पढ़ाई भी गई होगी, तो ये बात इसमें गलत हो गई है, सेकंड पॉइंट गलत है। तीसरा है
N+ और N आयनाइजेशन एनर्जी N+ की ज्यादा होगी। ये बहुत सिंपल सी बात है। नाइट्रोजन एक प्लस है, दूसरा न्यूट्रल है, तो पॉजिटिव चार्ज जिस पे आ गया उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, उससे और इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स N+ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ज्यादा एनर्जी लग जाएगी। अगला है ये है सेलेनियम और सल्फर, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा Eg H, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर देखेंगे हम तो सिंपल सी बात है, हम देखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है। ये ऑक्सीजन फैमिली है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, ठीक है, पोलोनियम। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपने यहाँ भी देखा होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक। इसमें देखे होंगे, देखा हम लोगों ने क्या होता है, नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, कम हो जाती है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि सेकेंड पीरियड से थर्ड में जाने पर फ्लोरीन से क्लोरीन तक जाते हैं तो बढ़ जाती है, बाकी नॉर्मल ट्रेंड है। यहाँ से यहाँ तक बढ़ जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर घटेगी, यहाँ घटेगी, यहाँ क्लोरीन से ब्रोमीन तक भी घटेगी, सल्फर से सेलेनियम तक घटेगी, ऑक्सीजन से सल्फर तक क्या होती, बढ़ जाती है। और ये साइज फैक्टर से आपको एक्सप्लेन किया गया होगा। सेकेंड पीरियड का साइज काफी छोटा होता है, इससे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सपेक्टेड होता है उससे काफी कम निकल जाता है। सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन वो जो होता है थर्ड पीरियड वालों से कम हो जाता है। तो ऑक्सीजन से सल्फर तक घटेगी, फ्लोरीन से क्लोरीन तक घटेगी, नाइट्रोजन से फास्फोरस तक भी घटेगी, लेकिन सल्फर से सेलेनियम तक बढ़ जाएगी। तो सॉरी यहाँ तो बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन से सल्फर तक बढ़ेगी, ये बढ़ेगी, आपको बताया सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड तक बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन फिर नॉर्मल ट्रेंड होता है, फिर घटती चली जाती है। तो सल्फर का सेलेनियम से ज्यादा होगा, यहाँ पर आंसर ये गलत।